सेंट्रम। और अब हम शुरू करने वाले हैं थर्मोडाइनेमिक्स के लॉज। थर्ड लेक्चर रहेगा आपका ये हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स का। ये कंप्लीट हो जाएगा आज की डेट में और फिर हम कल से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है। हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज़ यूज्ड इनटू द फॉलोइंग टू वेज। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो दो तरह से यूज़ होती है। एन इंक्रीज द टेम्परेचर हैंस द थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहला काम क्या है कि ये सिस्टम की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इन डूइंग वर्क बाय सिस्टम। ठीक है, दो ही काम होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मोटर चल रही है या कोई मशीन चल रही है तो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बाइक का इंजन है, जब आप उसमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करवाते हो तो एक तो बाइक आगे चलती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो इंजन होता है वो हीट अप होता है। ठीक है, तो कोई भी जो एनर्जी है वो इन दो को ही फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, और इसको आगे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो देख लेते हैं। इफ़ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा। तो जितनी हमने हीट दी है, मतलब टोटल हीट कितनी दी है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, ये है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर देखा जाए वर्क डन निकालना हो तो आप क्या करोगे, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू कर दोगे। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, जितना एनर्जी सिस्टम को इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में हीट यूज़ हुई और टोटल एनर्जी टोटल हीट गिवन। ठीक है, बिकॉज सिस्टम को गर्म करने में जो एनर्जी यूज़ हुई वो तो लॉस ही हुआ ना, वो अपना यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो बस वो वही वाली चीज़ है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में बी पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है या काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। द काइनेटिक एनर्जी अराइजेज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन विच मे बी ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से डेवलप होती है। ठीक है, वो या तो ट्रांसलेशनल हो सकती है या रोटेशनल हो सकती है या फिर वाइब्रेशनल हो सकती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बराबर है। ठीक है, न्यूटन के लॉज आपने पढ़े हैं, तो उसके अंदर से देख लेना। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। If the changes are taking place in a system in such a way that temperature of the system remains constant through the change, then its process is said to be isothermal। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि कोई भी सिस्टम के अंदर कोई चेंज ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, अब वर्क डन जब स्टार्ट होता है और एंड होता है, ठीक है, उस टाइम तक अगर उसकी जो एनर्जी है, मतलब जो हीट है, टेम्परेचर है, वो अगर सेम रहता है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इफ़ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या बोलता है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो अपन ने पहले लिया था कि बाइक का इंजन है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या है, मान लीजिए कि हमने बाइक स्टार्ट की, उस समय इंजन का जो टेम्परेचर था वो था 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमने उसके ट्रैवल किया आराम से 100-200 किलोमीटर ट्रैवल किया, और उसके बाद में जब हमने बाइक को वापस खड़ा किया तो उस टाइम भी जो उसका टेम्परेचर था वो था 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब आपने उसको पूरा यूज़ किया और उसके बाद में भी जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ा, तो वो क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस में आइसोथर्मल में ये नहीं बोलता है कि सराउंडिंग के साथ में उसने हीट एक्सचेंज की है या नहीं की है। ठीक है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि सराउंडिंग के साथ में जो है वो हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अगर सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज हो रहा है तो वो हीट लॉस हो रहा है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इज सडनली एक्सपेंडेड इट्स चेंजेस इनटू द ड्राई आइस। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सडनली आप एक्सपेंड कर दोगे तो वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये जो है एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स गारंटीज दैट अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है कंजर्व होगी, बट दिस लॉ डज नॉट और टेल वेदर अ गिवन प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कंजर्व विल टेक प्लेस और नॉट। ठीक है, पर ये वाला जो प्रोसेस है वो ये बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वो जो प्रोसेस होगा किसी भी साइकिल में वो कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स गिव्स द आंसर। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसका आंसर कर देता है। क्या बोलता है कि थ्रू दिस लॉ कैन बी स्टेटेड इन मैनी फॉर्म्स, द फॉलोइंग टू फॉर्म्स आर वर्थ मेंशनिंग। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी दो फॉर्म्स है। पहला है केल्विन का स्टेटमेंट। केल्विन ने क्या बोला था, होल ऑफ द हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। ठीक है, केल्विन ये बोलता है कि जितनी आप एनर्जी दोगे या कि जितनी हीट आप सिस्टम को प्रोवाइड करोगे, ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी किसी भी काम की 100% नहीं हो सकती। और क्लॉशियस का स्टेटमेंट क्या कहता है, हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, क्लॉशियस का नियम बहुत सिंपल है कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो स्फेरिकल मेटल के स्फेयर पड़े हैं। ठीक है, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री है, एक का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्रीज है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो 10 डिग्री वाला है वो 100 डिग्री वाले को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है और 100 डिग्री वाला जो है वो 10 डिग्री हो गया, मतलब 110 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्लॉशियस का स्टेटमेंट कहता है। हाँ, बट अगर आप कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, जैसे कि कोई हीट पंप या कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाते हो, तब जो है वो 10 डिग्री वाला सेल्सियस जो है, 10 डिग्री सेल्सियस वाला जो स्फेयर है वो 100 डिग्री वाले को टेम्परेचर जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो क्लॉशियस का स्टेटमेंट दोनों क्लियर हो गए आपको। केल्विन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती, और क्लॉशियस का स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे अपने आप नहीं फ्लो कर सकती, उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म देना पड़ेगा। ठीक है, हीट इंजन देखते हैं। हीट इंजन इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, हीट इंजन जो होता है वो क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है एक साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, एवरी हीट इंजन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट। ठीक है, कोई भी हीट इंजन है तो वो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है सोर्स, अ हॉट बॉडी, दूसरा होता है सिंक, अ कोल्ड बॉडी एंड अ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो सोर्स क्या है, हॉट बॉडी हो गया। सिंक जो है वो जहाँ पे आपकी हीट एनर्जी का जो लॉस होता है उसको हम लोग सिंक बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वर्किंग सब्सटेंस, कि जब आपने सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड किया तो वो वर्क किस पे करेगा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट होते हैं। और हीट को जो है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इन दिस इंजन हीट इज़ प्रोड्यूस इन इंजन इटसेल्फ। ठीक है, देखो आईसी इंजन जो होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो अपनी बाइक्स में लगा हुआ होता है वो इंटरनल कंबस्शन होता है, क्योंकि जब आप किक लगाते हो या फिर जो व्हीकल है, फोर व्हीलर है, उसके अंदर भी जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो जो फायर होती है, पेट्रोल बर्न होता है, तो वो इंजन के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता है कि बाहर होता है। ठीक है, तो इंजन के अंदर ही हीट जो है प्रोड्यूस होती है। दूसरा इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या है, ऑटो इंजन और पेट्रोल इंजन, इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, 52% आती है। और डीजल इंजन की जो है एफिशिएंसी कितनी आती है, 64% आती है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इन दिस इंजन हीट इज़ प्रोड्यूस आउटसाइड द इंजन। ठीक है, एक्सटर्नल इंजन के अंदर क्या है, हीट जो है वो इंजन के बाहर की तरफ प्रोड्यूस होती है। स्टीम इंजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ठीक है,
स्टीम इंजन जो होता है वो एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एक एग्जांपल होता है। स्टीम इंजन आपने देखा होगा, कौन सी मूवी, शोले मूवी देखी है? शोले के अंदर जो है वो शुरू में जब फाइट होती है तो वो आगे जाता है और फिर वहाँ पे इंजन में जो हीट होती है वो बाहर की तरफ जल रही होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, वाटर हीट होता है और देन आफ्टर वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ठीक है। अगर आईसी इंजन और ईसी इंजन में से ये पूछा जाए कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली आईसी इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक देखते हैं रिवर्सिबल कार्नट हीट इंजन, ठीक है। कार्नोट हीट इंजन क्या है? एन आइडियल हीट इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल imperfections ऑफ द प्रैक्टिकल रिवर्सिबल हीट इंजन इज कॉल्ड कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जितने भी इम्परफेक्शन होते हैं उन सभी वो उस इंजन के अंदर नहीं होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्नोट हीट इंजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो जो आपका केल्विन का कॉन्सेप्ट है वो डिनाई हो जाएगा, ठीक है। द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ आइडियल हीट इंजन अंडर गोज अ साइकिल ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड कार्नट साइकिल, ठीक है। जो हीट आइडियल हीट इंजन जो है वो कार्नट साइकिल के ऊपर चलता है। एफिशिएंसी ऑफ आइडियल कार्नट हीट इंजन इज इक्वल टू नीटा इज इक्वल टू 1 - T2 - T1, ठीक है। T1 एंड T2 बीइंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ठीक है। तो जो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी कार्नट हीट इंजन की, तो 1 - T2 अपन में T1 होगी। T2 क्या है? वो सोर्स का टेम्परेचर है और T1 क्या है? वो सिंक का टेम्परेचर है, ठीक है। सॉरी, T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है और T2 जो है वो क्या है? सिंक का टेम्परेचर है, ठीक है। और इसको देख लेते हैं कार्नोट थ्योरम के बारे में, क्या बोलती है। ऑल द रिवर्सिबल हीट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक हैव सेम एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन होते हैं उन सभी का सोर्स और सिंक जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। और वो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। No heat engine operating between the given temperature will have more efficiency than a reversible heat engine operating between the same two temperature, ठीक है। ऑब्वियसली कार्नेट इंजन जो है वो आपका एक आइडियल इंजन है, तो इसके जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये दो हो गया। और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर इज़ एन apparatus which ट्रांसफ़र हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, ठीक है। जो ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो जो हीट एनर्जी होती है उसको कोल्ड से हॉट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करता है, सॉरी, हॉट बॉडी एट द एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। हॉट कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करता है एक्सटर्नल एजेंट के एनर्जी सप्लाई करने पे। द वर्किंग सब्सटेंस हियर इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। जो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है? रेफ्रिजरेंट होता है। इन एक्चुअल रेफ्रिजरेटर वेपर्स ऑफ फ्रियोन एक्ट एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। एक्चुअल रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है फ्रियोन गैस जो है वो ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम करती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है थर्मोडाइनेमिक्स का, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं वापस। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।